सामान्य नाजरीन, आज स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, ये पूरी दुनिया में जाने चाहते हैं और पहचाने भी जाते हैं। इनकी जो तंजीम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इनके 60 ममालिक में इनकी तंजीमात जो है तंजीम काम कर रही है, उसके ये सरबराह हैं। इन्होंने बहुत सारे आलमी सतह पर काम किया है। मैं इनका क्या तारफ़ करूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनिया में इन्होंने की नहीं। ज़्यादातर काम जो है यूएनओ में करते हैं, फ़लस्तीन के लिए लोगों की जिनके राइट्स जो हैं वो छीने जाते हैं, उनके हकूक़ के लिए तंजीम फ़ाइट करती है। और सबसे बड़ी सामान्य नाज़रीन बात जो है, ये फ्री विली काम करते हैं। ये कोई किसी से चंदा नहीं लेते, ये सारे अखराजात जो है ये खुद बर्दाश्त करते हैं और किसी से फंडिंग भी नहीं लेते। तारफ़ तो इनको बहुत लंबा, अगर मैं तारफ़ कराना शुरू कर दूँ तो सारा प्रोग्राम इसी में चला जाएगा। राना साहब, एक बार फिर आपको टीवी आपकी आवाज़ पर खुशामदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया राय साहब आपका कि आपने हमें मौका दिया। राना साहब, ये आपकी बड़ी तंजीम है, काम करती है 60 ममालिक में, आपका सारा सिस्टम ये काम कर रहा है, लाखों के हिसाब से अब आपके मेंबर्स हैं। आप ये फ्री विली, मतलब है फ्री में ये आप काम करते हैं। ये राना साहब, आप अपनी लाइफ को किस तरह मैनेज कर लेते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को खसूसियात और काबिलियत के साथ पैदा किया है और ये हमारा अपना इख्तियार है। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सके। तो जहाँ पर मेरे पास बरतानिया में बहुत सी चॉइसें थी कि मैं भी उन तमाम पाकिस्तानियों की तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बेहतरी के लिए तवज्जो करता, कारोबार बनाता, बिज़नेस खड़ा करता, कई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ शुरू बनाता। तो मेरा ख़्याल है कि मेरा ये यकीन है और ये मेरा मानना है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मुझे फ़रिश्तों से सजदा करवाया, तो उस वो इसलिए नहीं करवाया कि मैं दुनिया में आकर अपनी ज़िंदगी के लिए जीऊँगा। मेरा ये ईमान है कि अगर मुझे अल्लाह ने मुझे अपना खलीफा बनाया। देखिए राज साहब, मेरे और आपके लिए जब हम किसी को अपना एम्बेसडर मुकर्रर करते हैं, पाकिस्तान का एम्बेसडर अगर फ्रांस में होगा तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता होगा। उसकी गुफ्तगू, उसका इंटरेस्ट, उसकी तमाम एक्सरसाइज जितनी भी होगी वो पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए होगी। इसी तरह अगर हमें अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बनाया है इस दुनिया में, अपना खलीफा बनाया है, तो हमें अपने खलीफा होने का हक अदा करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लिए जीना नहीं चाहिए, दुनिया में जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, अपने मुआशरे में बेहतरी के लिए खड़े होना चाहिए। तो यही मेरा ख़्याल है कि वो एहसास है, यही वो एहसास ज़िम्मेदारी है कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ मेरे हद तक, मेरी ज़ात तक महदूद नहीं है। इन पे उन तमाम लोगों का हक है जो दुनिया भर में जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी का सामना कर रहे हैं। राना साहब, आपने बहुत जगहों पर विजिट भी किया, आपने यूएनओ को बहुत करीब से देखा, चूंकि आप बाहर उसके मौजूद होते हैं, जब भी कोई मुजाहरा किया जाता है उसको आप लीड भी कर रहे होते हैं। राना साहब, आप, मैंने देखा आपकी जो हिस्ट्री को थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, तो आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब के मज़ार पे भी गए और आपको एजाज़ से भी नवाजा गया। ये कहानी तो हमारे सामान्य नाजरीन के साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में शायद मैं अपने दोस्तों के साथ इराक़ और तुर्की गया था। सबसे पहले हम तुर्की गए थे और फिर वहाँ से हम इराक़ गए थे। जब इराक़ गए तो वहाँ पर इराक़ के जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री थी और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट के वर्कर थे, उन्हें सोशल मीडिया से पता लगा कि मैं इराक़ में हूँ और जुमे वाले दिन मैं बगदाद में शेख बगदाद के दरबार पर हाज़िरी दूँगा। और ये कोई प्लान नहीं था, मेरा ग्रुप था दोस्तों का, मज़हबी ग्रुप था वो। तो हमें हमारी ना ही हमारा किसी से कम्युनिकेशन था, ना ही हमने कोई राब्ता किया और ना ही इसको हाई प्रोफाइल विज़िट बनाया। उन दोस्तों ने देखा कि मैं इराक़ में हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा जी आज मैंने जुमा शेख बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पे पढ़ना है। तो बस इसी तरह हम जुमा की नमाज़ के लिए पढ़े, तो मैं दूसरी तीसरी सफ़ में बैठा हुआ था। तो मुझे ढूँढते हुए एक शख़्स मेरे पास आया, उसने कहा कि आप राना बशारत हैं?
इराकी मुसलमान था। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल, मेरा नाम राना बशारत अली ख़ान है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जो बिल्कुल आगे सफ़ थी, इमाम साहब के साथ जुमे की अजान हो रही थी, उन्होंने मुझे साथ बिठा दिया। जब साथ बिठा दिया तो मेरे साथ जो इमाम साहब बैठे थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे इराकी ज़ुबान नहीं आती थी। अब हम दो लोग जुमे की अजान सुन रहे हैं और हमारी सलाम दुआ हो रही है, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि ये इमाम साहब हैं। तो जो शख्स मुझे लेकर आया था उन्होंने साथ बिठाया और उसके बाद वो चले गए। तो एक और शख्स मेरे पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा कि ये यहाँ के सजादा नशीन भी हैं, शेख बगदाद के ख़ानदान के, और ये यहाँ पर इमाम भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो अब ये गुफ्तगू, इसके बाद खुतबा शुरू हुआ। तो वो इमाम साहब जाके चले गए स्टेज पर। तो उन्होंने स्टेज पर मेरे बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी अराकी ज़ुबान में। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया जब उन्होंने बशारत कहा और इंसानी हकूक़ कहा और मेरी तरफ इशारा किया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मिंबर रसूल पर बैठ के शेख बगदाद की मस्जिद में बैठ के मेरा ज़िक्र खैर कर रहे हैं, मेरा ज़िक्र कर रहे हैं। उसके बाद वो आए नीचे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ खड़ा कर लिया। तो हर शख्स, जितने भी उस मस्जिद में लोग थे, उन सब से मेरी मुलाकात करवाई। अब हम गुफ्तगू तो कोई कर नहीं सकते थे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे इराकी नहीं आती थी। हम सलाम दुआ मरहबा शुक्रिया, जो भी हम मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती राजा साहिब। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ कितने दिन हैं इराक में? मैंने कहा जी मैं 2 दिन और हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल आपकी और आपकी पूरी जो कबीना है, जो आपके साथी हैं, उनकी मेरे यहाँ दावत है शाम की। तो अगले दिन जब हम गए, हमको 30 से 40 लोग थे। उन्होंने बड़ा पुरतकल्लफ अशाया दिया शेख बगदाद अपनी मस्जिद में। तो उसके बाद उन्होंने फिर खुद ही तकरीर शुरू की। उस वक़्त तक एक शख्स उनकी तर्जमा करने के लिए हमारे साथ था। फिर वो शख्स बताता रहा कि हमें राना बशारत अली ख़ान साहब को हम सोशल मीडिया पर जानते हैं। फिर जब इराक की जंग हुई थी 2003 में या 4 में, अब मुझे याद नहीं, उस वक़्त मैं 126 उन लोगों में शामिल था जो बरतानिया से ह्यूमन शील्ड बनकर इराक गए थे और जिन्होंने कहा था कि इराक पर हमला करने से पहले हम पर हमला किया जाए। लेकिन हम इराक तो नहीं पहुंचे, इस्तांबुल तक गए, सिक्योरिटी क्लियरेंस हमारी नहीं हुई, लेकिन हम उस डेलीगेशन में थे। फिर हमने इराक की जंग रोकने के ख़िलाफ़ जो बरतानिया में मिलियन मार्च हुआ था, जिसमें 10 लाख लोग बरतानिया में शिरकत किए थे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में मैं था, एक मेन ऑर्गेनाइज़र था। फिर उसके बाद मैंने सऊदी अरब में बर्मा के मुसलमानों के लिए, कश्मीर, फ़लस्तीन, यमन, तो जितनी भी जो मेरी इंसानी हकूक़ की काविशें थी वो उन तक पहुँच गई थी और वो पहले से मुझे जानते थे। और फिर वहाँ की जो इराक की मिनिस्ट्री थी ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने फिर एहतमाम किया। फिर उन्होंने मेरी दस्तार बंदी की, मुझे खिलाफत दी शेख बगदाद शेख अब्दुल कादिर जलानी के दरबार की। और फिर मुझे रज उल सुल्तान, एक बहादुर बादशाह और एक या सच्ची बात करने वाला मर्द आहन जिसको कहते हैं, मर्द सुल्तान, वो लक़ब दिया। और ये मेरी खुशकिस्मती है। आप राना साहब, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। लोग तो वो जगह देखने के लिए जाते हैं, मस्जिद में जाने की कोशिश करते हैं, दरबार में हाज़िरी देने की कोशिश करते हैं। आपको एक सरबराह की हैसियत से प्रोटोकॉल दिया गया, आपको सारे एजाज़ात से भी आपको नवाजा गया। तो राना साहब, इसके बाद आप कौम मुत्तहिदा भी जाते रहते हैं। ज़रा कौम मुत्तहिदा का भी हाल बताएं, जब आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं या किसी और वजह से जाते हैं, तब वो लोग आपको किस तरह वेलकम करते हैं? देखिए, मेरी 2017 में अपॉइंटमेंट हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर इंसानी हकूक़ के ऑब्ज़र्वर के तौर पर। ये एक वॉलंटियर जॉब थी, इसके मुझे कोई पैसे नहीं मिलते थे। सिर्फ ये था कि मैं यूएन कॉन्फ्रेंस में जाऊं, वहाँ पर उनका सिस्टम देखूं, फिर उनके बारे में अपनी राय पेश करूं। एक वॉलंटियर जॉब थी। फिर जब मैं यूएन में गया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जो तवक्कुआत है आपकी और पूरी दुनिया के लोगों की, अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर किस तरह हम मज़लूम और ज़ालिम की मदद कर सकते हैं, तो उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं की जाती।
जो डिप्लोमेट करते भी हैं तो शायद वो उस तरह बुलंद नहीं करते कि जिस तरह जुल्म हो रहा है। फिर मैंने कोशिश की अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि इस ऑब्जर्वर से आगे का स्टेप किया जाए ताकि हम भी उस कार्रवाई का हिस्सा बने। तो फिर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट को अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एफिलेट किया। फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना शुरू की। और जब मेरी पहली ही तकरीर थी और मैंने कश्मीर के लिए की, तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो मुझसे पहले डिप्लोमेट थे या जो पहले अक़वाम मुत्तहिदा के लोग थे जो इतने खुलकर बात नहीं करते थे, वो क्यों नहीं करते। क्योंकि जैसे ही मैंने कश्मीर के हक़ में बात की इंडिया के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़, तो फ़ौरन ही मेरे ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायतें लगाने का अंबार शुरू हो गया। मेरी रुकनीत ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो मुझसे पहले लोग थे बेशक वो कम बोलते थे, लेकिन वो एटलीस्ट उन्होंने अपने आप को रखा हुआ था कि वो बोलते हैं। तो मेरी एक तकरीर थी, उसी एक तकरीर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में मुझे 6 माह के लिए बैन कर दिया कि मैं किसी भी मौजू पर तकरीर नहीं कर सकता। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतना बड़ा माफिया है, इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि ये मेरे जैसे बंदे को नहीं बोलने देंगे। फिर मैंने उसकी वजह को ढूंढा। फिर पता लगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी हज़ारों ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो बहुत ताकतवर हैं। फिर मुझे 2 साल का अरसा लगा उनकी तलाश करने में, आइडेंटिफाइड किया। फिर बाद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान के बारे में नाइंसाफ़ी का काम करती थी, जो पाकिस्तान को तोड़ने का काम करती थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमने तकरीबन 270 ऑर्गेनाइजेशंस को अक़वाम मुत्तहिदा से बैन करवाया। अब ये वो 270 ऑर्गेनाइजेशनें वो हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन, आपके नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर करने के लिए, चलाने के लिए आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है। और ये करोड़ों रुपए अमेरिका, इसराइल, भारत, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाती थी। ये सालाना बजट खरबों रुपए में लगता है। आप समझ लें कि सालाना कम से कम 20-25 खरब रुपया लगता था, इससे भी ज़्यादा इन ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ चलाने के लिए, जिन ऑर्गेनाइजेशन को बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान हमने अक़वाम मुत्तहिदा से बैन करवाया। तो ये तो मेरी अक़वाम मुत्तहिदा की जर्नी आपके सामने मैं पेश कर रहा था। अब जो आप सवाल आपका कि एक्सपेक्टेशन, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए 1940 के बाद एक ही इदारा है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। वो अच्छा है या बुरा है, वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरता है या नहीं पूरा उतरता है, ये बात एक अलग है, लेकिन अदारा एक ही है जहाँ पर हम अपनी बात कर सकते हैं और उसके तरीक़ा कार पे हम उंगली उठा सकते हैं, उसके इख्तियारात पे हम उंगली उठा सकते हैं। और ये बात सच है कि जो मेरी और आपकी तवक्कुआत हैं, शायद उस तरह अक़वाम मुत्तहिदा आम लोगों के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती, लेकिन अदारों में हमेशा दुरुस्तगी और बेहतरी की ज़रूरत होती है और हम इसी मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। रान साहब, आपने ये चीज़ें सारी करीब से देखी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने कहा कि उनको बैन कराया गया, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन थी, तो आपको ये काम करते हुए कितना टाइम लगा? अच्छा, इसमें राज साहब सॉरी, आपका अगर सवाल आप दोबारा पूछ लें, क्योंकि वो ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन जो जो बैन हुई 273 के करीब या 270 के करीब, तो ये बातें बताने में या क्लियर करने में या उनको बैन कराने में कितना टाइम लगा आपको? जैसे कहते हैं कितने पापड़ बेलने पड़े? अब पहली बात ये है कि बदकिस्मती ये है कि अभी भी पाकिस्तानी बेस बहुत कम ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हम एक ऑर्गेनाइजेशन है। तकरीबन
बहुत कुछ कुर्बान किया। अपनी ज़िंदगी के 7 साल इस पे लग गए। इक़वाम 2018 से 2025 7 साल हो गए। 3 साल मैं बरतानिया की तरफ से दहशत गर्दों की लिस्ट में रहा हूँ। मेरे पे सफ़र पे पाबंदी थी, मेरे बैंक अकाउंट बंद थे, मैं शेड्यूल 7 टेररिस्ट एक्ट 2000 की वॉच लिस्ट में था। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी। मैंने, मेरे ख़ानदान ने, मेरी फैमिली ने बड़ा सफ़र किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हक़ का रास्ता आसान होता तो कभी भी करबला ना होती। हक़ मुश्किल होता है, हक़ के लिए खड़े होना मुश्किल होता है, और यही निज़ाम दस्तूर है। लेकिन खुशी है कि जिस वतन को हासिल करने के लिए मेरे, आपके, हमारे लाखों करोड़ों मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी का नजराना दिया, उसको अक़वाम मुत्तहिदा में जाली ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तोड़ने की साजिशों को हमने बेनकाब किया। उसके लिए अगर मेरी जान भी चला जाती तो शायद समुंदर में एक छोटे से कतरे की मानद होती, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद अपनी ज़िंदगी, अपने घर, अपने कारोबार, अपने ख़ानदानों को छोड़कर पाकिस्तान की बका की। तो हमने भी पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी देने का अज़म रखा है, और जब तक हमारी सांस है हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करते रहेंगे, और बावक़्ते ज़रूरत पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी देंगे। राम साहब, अब मुझे पता लगा कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिले होते हैं, हमें भी टाइटल मिले होते हैं, तो ये ट्रेंड चलाए जाते हैं। तो अब समझ आ रही है कि ये सारी चीज़ें किस तरह चलाई जाती हैं और किस तरह एक दूसरे के खिलाफ जो है, जिस तरह आपने बताया कि 273 या 70 ग्रुप्स को आपने बेनकाब किया, तो इसी तरह ये व्हाट्सएप ऑर्गेनाइजेशन, ये व्हाट्सएप ऑर्गेनाइजेशन को आपने किया, किसी बंदे को नहीं किया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किया। अब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स का पता चलता है कि ये जो ट्रेंड चलाते हैं ये क्यों चलाते हैं और किस तरह चलाते हैं और किसके लिए चलाते हैं। आज जो मुझे खदशात थे वो मेरे दूर हो गए हैं। ये बहुत मजबूत जड़ें हैं। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान, हम 6 जनरेशन वॉर में हैं इस वक्त। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की आज़ादी की वजह से हमने इस पे कोई कंट्रोल नहीं रखा, और हमें चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए खारजी तौर पर इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दे। पाकिस्तान को तोड़ने के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में काम हो रहा है, और हमें उनको बेहतर तरीके से हल करना चाहिए। और ये जो कुछ अभी बलूचिस्तान में हुआ है, इसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हैं। जी जी, असल में तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी इक़वाम मुत्तहिदा में, जो 270 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को हमने इक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से बैक लिस्ट करवाया, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को तोड़ने के ख़िलाफ़ काम करती थी। ये इक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करती थी, सिंध की आज़ादी की बात करती थी, मुल्तान डिवीज़न की आज़ादी की बात करती थी कि मुल्तान डिवीज़न आज़ादी मांगता है पाकिस्तान से। ये बात करती थी कि केपीके के लोग आज़ादी मांगते हैं। ये बात करती थी कि बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म हो रहा है। मैं वहाँ पे एक आपको वाक़या सुनाऊँ। एक दफ़ा 2021 में मैं और मेरे एक साथी, हम इक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में थे, तो बाहर मैंने देखा कल के मुज़ाहरे के लिए बोर्ड लग रहे हैं। खैर मैंने नज़रअंदाज नहीं किया उस बात को, तो मैं अपने होटल में गया। जब हम अपने होटल में पहुंचा तो वहां पे तकरीबन 250-300 पाकिस्तानी होटल में थे, और पूरा होटल पाकिस्तानियों का बुक था। और जब पूरा होटल पाकिस्तानियों का बुक था तो उन्होंने समझा कि मैं भी उनमें से एक पाकिस्तानी हूँ। तो शाम को वहाँ पे मीटिंग थी और लीफलेट तकसीम हो रहा था कि आप मीटिंग में आए। अच्छा, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं इस मीटिंग में तो इनवाइटेड नहीं हूँ, लेकिन वो गलती से मुझे लीफलेट दे गए। जब मैं नीचे हॉल में गया तो 250-300 पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी वहाँ पर थे, या बज़ाहिरी तौर पर जो पाकिस्तानी थे। मैं और मेरे दोस्त आफ्ताब फिरोज साहब थे। जब हम अंदर गए तो उनमें से जो कुछ लोग मुझे जानते थे इक़वाम मुत्तहिदा के रेफरेंस से, वो आए। मैं पीछे कुर्सियों पे बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि आप इनवाइटेड नहीं हो इस प्रोग्राम में, आप उठो यहाँ से। मैंने कहा यार ये सारे पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ।
तो मैं भी सुनूंगा कि क्या हो रहा है। वो कहते नहीं, आप नहीं यहाँ पे बैठ सकते। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बुलवाए, मुझे उस हॉल से बाहर निकाल दिया। खैर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जान देने का हमने अज़म उठाया होता है। मैं खैर अंदर गया, मैंने एक टोपी पहनी, ग्लासेस लिए, और घूम के जहाँ पे औरतें बैठी थी उनके पीछे वाली कुर्सियों पे किसी बच्चे को मैंने गोद में उठाया और मैं बैठ गया। बच्चा छोटा सा था, उसने भी कुछ बॉदर नहीं किया। अब मैं जब सुन रहा हूँ तो वो बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पे जुल्म हो रहा है, हमें पाकिस्तान में से अलग क्रिश्चियन को करना चाहिए। हैदराबाद जो कराची का इलाका है उसको पूरा कराची को मिला के एक अलग मुल्क बनाया जाए जहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन हो और गैर मुसलमान हों। तो जब ये बात हुई तो अब क्योंकि उस वक्त तक तकरीब शुरू हो चुकी थी, मैंने बच्चे को नीचे रखा और टोपी उतारी और मैं खड़ा हो गया कि नहीं, मैंने बात करनी है। अब वहाँ पे मीडिया भी थे। अब वो ना तो मुझे ज़बरदस्ती निकाल सकते थे, ना वो मुझे धक्के दे सकते थे। मैंने कहा आप गलत बात कर रहे हैं, पहले आप बताएं कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? कहता कराची से। मैंने कहा कौन सी गली से? आप कराची से हैं। तो वो बंदा जो है ना, वो मुझे तो अंदाजा हो गया था कि ये पाकिस्तानी नहीं है। अब उन्होंने साथ, नहीं आप छोड़ें, आप जासूस हैं, आप पाकिस्तानी एजेंट हैं, आप ये हैं। मैंने कहा हाँ हूं मैं पाकिस्तानी एजेंट, मार दो मुझको। ये सारे पाकिस्तानी बैठे हैं, आप इनको पाकिस्तान, इनमें से आधे बेचारे ऐसे ही आ गए कि इक़वाम मुत्तहिदा का जुलूस होगा, लेकिन आप यहाँ पर शरारत कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप इंडियन एजेंट हो। वहाँ पे खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस जलसे जुलूस को, मीटिंग को निस्तो नबूद कर दिया। फिर ज़बरदस्ती उन्होंने पुलिस बुलाई, मेरे और मेरे साथी पे हमें बाहर निकाला। अब वो होटल से हमें निकाल नहीं सकते थे क्योंकि मैं भी उसी होटल में था। अब क्या हुआ, वो जिधर वो बैठते थे होटल में, उधर मैं बैठ जाता था जाके लॉबिंग में। वो कोई बात करते थे पाकिस्तान के खिलाफ तो मैं उनके पाकिस्तान के खिलाफ हक में बात करने लग जाता था। तो इस तरह हमने अगले दिन उनका मुजाहरा था। वो क्रिश्चियन जो पाकिस्तान, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं इस वीडियो पे वो शेयर भी कर दूंगा। तो मैं मुजाहरे पे भी अपने 4-5 पाकिस्तानियों को लेकर चले गया। अब वो मुझे देखते थे तो अपनी बात बदल लेते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह के कई मौकों अच्छा, पर अब पाकिस्तान पता का दफा। चलता है कि जब पीका एक्ट का कानून बना है तो दुनिया क्यों शोर डालती है, खासकर पाकिस्तानी सहाफ़ी क्यों शोर डालते हैं? जी बस इसी तरह है, हमें अपने वतन के लिए हर आईनी और गैर आईनी तरीके के साथ इस वतन को का दफा करना होगा। और ये वतन है तो हमारी पहचान है। राना साहब, आपके पास बड़ा नॉलेज है, इन चीज़ों को आप समझते भी हैं। इत्तेफाक से आज हमारे साथ लाइन पे है, ना मैं आपकी आवाज़ काट सकता हूँ, ना आपकी तस्वीर काट सकता हूँ। मैं तो इस टाइम कुछ भी नहीं कर सकता, प्रोग्राम बंद कर सकता हूँ लेकिन कोई चीज़ काट नहीं सकता। राना साहब, ये जो जहन बनाए जाते हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि अपना टाइटल बना के पेश करते हैं, पाकिस्तान का सहाफ़ी एक 45 मिनट का प्रोग्राम करता है, हमारे दोस्त हैं, मिलते रहते हैं, और 45 मिनट में वो लोगों के जहन बनाता है, इश्तहार लेने की कोशिश करता है। तो कौन सी वो लॉबी है जो इनको 80-80 हज़ार, 8-8 लाख, 9-9 लाख, 10-10 लाख तनख्वाह देती है? ये क्या 45 मिनट में इतना काम करते हैं कि इतनी मजदूरी मिल जाती है? राज साहब, पहली बात तो ये है, आप लगता है कि 15-20 साल से पाकिस्तान नहीं गए, मुझे अंदाज़ा हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपको पता नहीं, आपने 80,000 की तनख्वाह की, इनकी तनख्वाह 2-2 करोड़ पे हैं। पाकिस्तान के ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो एक एक घंटे के प्रोग्राम के 30 से 40 लाख लेते हैं एक दिन का। 80-80 हज़ार वाली तो पता नहीं आपने कौन से दौर दौर की बात की है। अब दूसरी बात ये है, बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लोग पैसा कमा के, मीडिया इंडस्ट्री से लोग पैसा कमा के न्यूज़ चैनल पर लगाते हैं। CNN हो, BBC हो, स्काई न्यूज़ हो, फॉक्स न्यूज़ हो, जितने भी बड़े न्यूज़ के अदारे हैं, वो अपने मीडिया से, अपने ड्रामों से, एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं, फिर अपनी न्यूज़ चैनल पे लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसके उल्टे है। पाकिस्तान में जो पीक टाइम के आवर हैं 8 से लेकर 11 बजे तक, उस पे पाकिस्तान के जितने भी चैनल हैं, तकरीबन 200 चैनल होंगे, उनमें से 160 न्यूज़ चैनल हैं। और 160 न्यूज़ चैनल शाम 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पॉलिटिकल शो करवाते हैं। और वो पीक आवर होता है और उसी वक्त वो पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सुन रही होती है।
और ये पाकिस्तान को जो जाहलियत है, जिस तरह का वो लाइन देना चाहते हैं वो दे के चले जाते हैं। ये चाहते हैं कि ये फलानी जमात चोर है तो वो पूरी कौम चोर समझती है। अगले दिन ही उनका नज़रिया बदलता है, वो कहते हैं नहीं ये चोर है, अब ये चोर है। तीसरे दिन कहते हैं नहीं ये दोनों ठीक है, अब ये वाला चोर है, नया बंदा चोर है। तो वो बदकिस्मती ये कि हमारे यहाँ सियासी शऊर नहीं है लोगों को, और इसलिए वो जो राना एक साहब, ये जो ट्रेंड चलाया जाता है आर्मी के बारे में, ट्रेंड खास डेफिनेट सोशल मीडिया पे चलाया जाता है, तो अब मुझे समझ आ रही है कुछ चीज़ें अंधेरे में थी, जो पता तो लगता था हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अंधेरे में थी। आपकी बातों से मुझे समझ आ गई हैं। ये जो आर्मी के खिलाफ, खासकर आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रेंड चलाया जाता है, और उसमें हमारे अपना मीडिया का शामिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें वो मिसिंग पर्सन बहुत ज़्यादा शो किए जाते हैं, जिनको बाद में वो जो पहाड़ों में उनकी लाशें भी मिल जाती हैं। देखें, मेरा एक इस बारे में नुक्ता नज़र थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि मैं आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में, यूरोपीय यूनियन में और बड़े इदारों में देखता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तानी हुकूमत का भी थोड़ा सा अमल दखल है। उन्हें चाहिए कि जो बलूचिस्तान का इशू है उसको सीरियस और बुनियादी सतह पर जाकर हल करें, क्योंकि बलूचिस्तान का जो ट्राइबल सिस्टम है, सरदारी सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वो पंजाब से और सिंध से और पेशावर से मुख्तलिफ है। हमें उसको समझना होगा, फिर उनकी मुताबिक फैसले करने होंगे। फिर हमारा जो दुश्मन है इसराइल और भारत, इस वक्त वो बलूचिस्तान में तकरीबन ऑफिशियली तौर पर जितने, ये इंटरनेशनल लॉ है, मैं आपके नाजरीन को बता दूं कि अगर मैंने आपके मुल्क में एक सफारत खाना और एक एम्बेसी और 4 अपने सफारत खाने खोले हैं, तो आप भी मेरे मुल्क में उतने ही सफारत खाने खोलेंगे। लेकिन इस वक्त इंडिया के जो लोग हैं वो 1% भी नहीं है अफगानिस्तान में। ज़्यादा से ज़्यादा एक एम्बेसी या एक सफारत खाना बलूचिस्तान इंडिया अफगानिस्तान में खोल कर अपना काम कर सकता था, लेकिन 28 से ज़्यादा सफारती ऑफिस हैं और हज़ारों सफारत खार इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे हैं इंडिया की तरफ से। अब वो जो सफारतकार हैं वो बलूचिस्तान को डिस्टैब्लिश करने के लिए, बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए, बलूचिस्तान को नाकाम करने के लिए एक ऐसी गेम चल रहे हैं, एक ऐसा मीडिया वार इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब आम आदमी को भी लगता है कि हाँ बलूचिस्तान में इशू है, ये मैं मानता हूँ, 1% होगा, 2% होंगे, लेकिन वो इस तरह ज़्यादा ताकतवर तरीके से पूरी दुनिया में, यूनाइटेड नेशन में अभी पिछली कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे एक पाकिस्तानी कोलीग ने बलूचिस्तान के बारे में बात की। वो स्ट्रोंग है, लेकिन पाकिस्तान उसके मुकाबले में उन लोगों को दायरे को रोकने के लिए हम उतने ताकतवर नहीं है। हम उनको रोकते क्या, उनकी शय पर कुछ मीडिया हाउसेस पैसे लेते हैं, कुछ बिके हुए हैं, कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और कुछ नाअक्ली में, कुछ रिसर्च के नॉलेज के बगैर, कुछ अपनी बेवकूफ़ी में उस 6 वॉर जोन का हिस्सा बनते हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम खुद ही अपने माइकों को अपने। राना साहब, मैं ये सेठों के चैनल कहता हूँ कि सरमाएदारों के चैनल, जो सेठ होते हैं आगे मुलाजम को जो है पैसे देते हैं। मैं कहता हूँ कि 45 मिनट में, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 2-2 करोड़ तक भी लोग ले लेते हैं, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ है। 80 लाख की तो, करोड़ की तो मेरे जहन में बातें आती थी। 2.5-3 करोड़ अगर तनख्वाह लेते हैं तो सेठ कमाता है तो लेते हैं ना, पैसा किसी एक जगह से आता है तो लेते हैं। आप देख लें कि मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के ऐसे ऐसे एंकर है जो एक एक शो का 30 से 40 लाख लेते हैं। अगर देख लें कि वीक में वो 4 शो करते हैं तो 3 करोड़ रुपया वो ले जाते हैं। तो अब उन्हें 3 अगर करोड़, आपसे पूछूं आप उससे क्या सीखते हैं? हमें अपना मीडिया पे कंट्रोल करना कोई होगा। हम नॉलेज मिलता है आपको? नफरत बढ़ती, बलूचिस्तान की पंजाब के खिलाफ, पंजाब की सिंध के खिलाफ, सिंधी की पंजाबी के खिलाफ, पंजाबी की इससे बढ़ के, हाँ इससे बढ़ के जो ज़्यादा नफरत चलती, पीटीआई की नून लीग के खिलाफ, नून लीग की पीटीआई के खिलाफ, इन दोनों की पीपल पार्टी के खिलाफ, यही किरदार डिस्कशन होती है। और ये
जो राणा बड़ी साहब, कौमें। लीडर तो मुल्क को चलाते हैं, ये लीडर ही लड़ रहे हैं आपस में। लीडर लीडर लड़ते हैं तो मुल्क चलता है। ये बेवकूफ़ों का कौम है। वो हबीब जालिब का एक शेर था, ये दो ये 20 करोड़ गधे जो हैं, हम नेशन तो नहीं है। मैं तो कभी भी नहीं कहता आपके नाजरीन को ये बात, ये गधे हैं, खच्चर हैं, खोते हैं, बेवकूफ़ हैं, ना अकल है इनको। इन्होंने 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 कुर्बानी दी नहीं। असल में पाकिस्तानी कौम ने राणा साहब, आप कुर्बानी सर, दी मैं नहीं। बहस ये करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे जहन में मेरा भी नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं, इसमें ग्रुप्स बनते हैं, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, राणा साहब इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। राणा साहब मेरा मुंह देखकर शामिल हो जाते हैं। दूसरा, आप राणा साहब का यार इसकी मदद कर दो, इसके ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो अब मुझे पता चलता है कि ग्रुपों में शामिल करने के लिए जोर क्यों मारा जाता है। देखें, व्हाट्सएप ग्रुप तो शायद एक बहुत छोटी सी कलीदी चीज़ बात कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉबिंग है वो बहुत कमज़ोर है। हम एक पॉजिटिव इमेज, राणा साहब, सारी वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं ना, वो अपने आप को मीडिया रजिस्टर्ड बनाते हैं, लोगों के पासपोर्ट नंबर ले लेते हैं, आपका आईडी, पर्सनल आईडी ले लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं जाती है ना जी। उन्हें क्या जरूरत है व्हाट्सएप ग्रुपों में इस इन्फॉर्मेशन की। हाँ, ये अपनी पर्सनल आईडी तो खैर आपको नहीं कभी भी देनी चाहिए, लेकिन इसका सद्देबाब होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को इसके बारे में सीरियस बात करनी चाहिए। लेकिन ये जो हमें माइक पकड़ा देते हैं, साफियों को पकड़ा देते हैं, हर चैनल ने जनाब, हर शहर में, हर मुल्क में, हर गली में, हर मोहल्ले में ये माइक दिए हुए हैं, बगैर तनख्वाह के ये काम कर रहे होते हैं। इसको कैसे रोका जाए। देखिए, मैं इस पे आपके नाजरीन को एक बात बताऊं। आप ये आपके बहुत से सहाफ़ियों को ये बात बुरी लगेगी। एक्चुअल सबसे पहले जो पैगाम रसाई का सिलसिला शुरू किया इस इंसानी तारीख में, जितनी भी पुरानी मिलती है, जो एम्बेसडर होता था, जो सहाफ़ी होता था, या जो पैगाम रसा होता था, वो कबीले अपने इलाके का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स होता था, ख़ानदानी शख्स होता था, ताकतवर शख्स होता था, पढ़ा लिखा शख्स होता था, दुनियावी और दीनी लिहाज से मजबूत होता था। तो उसको एम्बेसडर बनाते थे, उसको अपना खलीफा बनाते थे, नुमाइंदा बनाते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो निज़ाम सहाफ़त में बदल गया। ये 70s के बिगिनिंग में जब अखबार शुरू हुए, तो उस वक़्त फिर बाद में ये मीडिया हाउस आ गए, फिर सोशल मीडिया आ गया, ख़ास तौर पे पिछले 20 साल में। अब तो हर वो शख्स जिसके पास फ़ोन है वो सहाफ़ी है। सहाफ़ी की काबिलियत पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। आप मुझे बताएं, कोई डिग्री चेक होती है आपकी, कोई क्वालिफ़िकेशन चेक होती है, कोई आपका नॉलेज टेस्ट होता है? हम एक स्कूल का चपरासी भर्ती करने के लिए क्वालिफ़िकेशन है कि वो मैट्रिक पास हो, खूबसूरत हो, ताकतवर हो, जो भी क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन सहाफ़ी बनने के लिए तो कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं। पाकिस्तान के जितने टॉप चैनल भी हैं, किसी भी एक सहाफ़ी की कोई क्वालिफ़िकेशन का म्यार नहीं है। रान साहब, आपकी चूंकि ह्यूमन राइट्स पर आपकी बहुत सारी दस्तरस है, तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे। देखें, जहाँ पे भी सोसाइटीज़ होती हैं और जहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुआशरे नाइंसाफ़ी के गढ़ होंगे। इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में इस वक्त 80 लाख से 22 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 145 नंबरों में से अदालती इंसाफ के मामलात में 144वें नंबर पर है। तो दुनिया में सबसे जो कम इंसाफ होता है वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम है। लेकिन मरागात हासिल करने में, जजों की तनख्वाहों लेने में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। अमेरिका से भी ज़्यादा पाकिस्तानी जजेस तनख्वाहें लेते हैं। और बाकी रही कि ये हज़रत अली का कौल है कि कुफर के निज़ाम तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। और जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी, देखें, जुल्म और जाति कहाँ पर होगी? जहाँ पर इंसाफ नहीं होगा। अब यूरोप में हम बैठते हैं, यहाँ पर मुझे बरतानिया में सियासत करते हुए 20-22 साल हो गए। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि एसएचओ को फ़ोन कर दें, थानेदार को फ़ोन कर दें। हालांकि मौजूदा कमिश्नर
मेरी मुंतखब की हुई है, मेरे अजीज़ है, दोस्त है, मेरी पार्टी की है, यहाँ का मिनिस्टर मेरे कोलीग हैं, लेकिन मुझे कभी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं सिफारिश करूँगा भी तो वो बेमायनी है। इसलिए यहाँ पे इंसाफ है, लोग आज़ाद हैं। मुझे पाकिस्तान छोड़े वो 25 साल हो गए। इस वक्त भी पाकिस्तान में मेरा ये मोबाइल मैं उठा के अगर आपको दिखाऊं, इस वक्त भी पाकिस्तान में एसएचओ को फ़ोन कर दें, थानेदार को फ़ोन कर दें, एफआईए को फ़ोन कर दें, बल्दिया को फ़ोन कर दें, वापडा को फ़ोन कर दें, ये चीज़ें हैं। और क्यों ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान रन में। साहब, वो कोई हल बताएं, कोई तरीका बताएं कि जब वोट देते वक्त लोग जो हैं जो उसकी चॉइस करें, लीडर चुनते वक्त चॉइस करें। हम लोग अपनी पर्सनालिटी क्लैश में कहते हैं जी राना साहब इस तरफ जा रहे हैं लिहाजा मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। हम आपस में लड़ाई करके लीडरान को पता ही नहीं होता मैं कौन हूँ आप कौन हो, और हम आपस में बैठकर दुनिया में लड़ रहे होते हैं। और ख़ासकर जो यूरोपीय ममालिक में लोग रहते हैं, मैं सब तो ओवरसीज सबसे ज़्यादा फितनाबाजी करते हैं। मैं खुद ओवरसीज हूँ। पहली बात ये है राज साहब के, जब तक कौमों में शऊर नहीं आता, शऊर और एजुकेशन को आप मिक्स नहीं कर सकते। शऊर नहीं आता जब तक कौमें तरक्की नहीं करती। और जमहूरी निज़ाम में जब तक दौलत का, ताकत का और इख्तियारात का इंसाफ के साथ फैसला नहीं होता, तब तक तब्दीली नहीं आएगी। और पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आएगी। मैं आपको कहता हूँ जिस तरह अभी जो निज़ाम चल रहा है, पाकिस्तान अगले 100 साल में क्या अगले 200 साल में भी तब्दील नहीं हो सकता। क्योंकि जब तब्दीली का अमल होता है, आप देख लें अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो अमेरिका में इनकलाब आया, स्पेन में इनकलाब आया, इटली में इनकलाब आया, चीन में इनकलाब आया, ईरान में इनकलाब आया, अभी रिसेंट हिस्ट्री में बांग्लादेश तब्दीली लेके आया है। लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, और हम कभी तैयार होंगे नहीं, क्योंकि हम जट्ठों में ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं। जब रोज़ाना 4 घंटे की नशरियात पे मुझे बताया जाएगा कि पीटीआई का मैं अगर वर्कर हूँ तो नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ का वर्कर हूँ तो इमरान खान चोर है, इमरान खान का वर्कर हूँ तो आसफ जरदारी चोर है, आसफ जरदारी के कोलीग हूँ तो ये सारे चोर हैं, तब तक मैं पाकिस्तानी हो के बात कर ही नहीं सकता। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ राय साहब, आपके तमाम नाजरीन से, पाकिस्तान का कोई एक हुकूमत है जिसने पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेटिक, पाकिस्तानी पुलिस को, ये करप्शन को ख़त्म करने का अज़म दिखाया हो? कोई एक जिसने थाना कल्चर तब्दील किया हो? मुझे 25 साल पहले मैं पाकिस्तानी सियासत में था, और जब जितनी उस वक्त करप्शन थी आज उससे ज़्यादा करप्शन। मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के एफआईए की मैं मिसाल दे रहा हूँ। पिछले दिनों मुझे एक फ़ोन आया दोस्त का कि एफआईए का मसला बन गया, तो वो सिर्फ केस को ख़त्म करने के 70 लाख मांग रहे हैं। वो सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा कह रहा है कि 70 लाख ले आओ, और केस, और झूठा केस है। कह रहा वरना तुम्हारे बाप को मैं 10 बार, मेरे पास ऑडियो भी पड़ी, अगर पाकिस्तानी का कोई अदारा हो उस बंदे के थ्रू मेरे पास वो सब इंस्पेक्टर मैंने भेजी है वजीर दाखिला को और वजीर खारजा को ऑडियो। कह रहा 70 लाख ले आओ वरना मैं आपके बाप को 9-10 महीने जेल में रखूँगा। पैसे दे दोगे तो सुबह मैं केस भी खारिज कर दूंगा, और आपका बाप रहा भी हो जाएगा। राना साहब, किस तरह लोगों को आप गाइड कर सकते हैं या मीडिया लोगों को गाइड कर सकता है कि जो भी पाकिस्तान की सिस्टम में आता है, वजीर आजम आता है 4-5 साल के लिए आता है, वजीर बनता है वो भी इतने अरसे के लिए बनता है, मेंबर होता है वो भी इतने अरसे के लिए बनता है सूबाई हुकूमत में या मरकज़ की हुकूमत में। तो जो ये लोग पोस्ट पर बैठते हैं जैसे पता चलता है इनकी बाप की विरासत है ये, है नहीं हालांकि ये बाप? मुलाजम है। नहीं, आपको किसने कह दिया राय साहब? कौन सी गलत फहमी में रह रहे हैं? कौन सी गलत फहमी में रह रहे हैं? विरासत ही है। दादा के बाद उसकी बेटी, बेटी के बाद उसका नवासा, साथ उसका हस्बैंड, विरासत नहीं है? साथ उसकी बेटी। इस वक्त खातून अव्वल कौन है पाकिस्तान की? इस वक्त पाकिस्तान की वजीर आला पंजाब की कौन है? विरासत नहीं है?
आप कौन सी गलत फहमी? सबसे बड़ा इशू यही है, सबसे बड़ा इशू यही है हमारे मीडिया हाउसेस का, कि हम सच बात करना नहीं चाहते। ओ भाई, आप विरासत है, आप हो कौन और तुम्हारी औकात क्या है? पाकिस्तानियों, कमी कमी की भी औकात होती है, घर में पाले हुए कुत्ते की भी सोच होती है। पाकिस्तानियों की तो सोच ही नहीं है, पाकिस्तानियों की तो आवाज ही नहीं है। सीखो जाके बांग्लादेश से, सीखो जाके इंडोनेशिया से, चीन से, मलेशिया से, अमेरिकन से, स्पेन से। स्पेन में जब इनकलाब आया, उन्होंने वर्साई के महल को निस्तो नबूद कर दिया, बादशाह को घर से निकाल के उसकी बीवी समेत फांसी दी। कुर्बानी देनी पड़ती है, खड़ा चलें, होना। ये तो इनकलाब की बातें, हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन ये जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो शहदा हैं, जो लोग शहीदों के घर में जो आते हैं, बॉडीज आती हैं, हर घर में तकरीबन पड़ी हुई है पंजाब में शहदा की बॉडियां, शायद पूरे मुल्क में पड़ी हुई आती हैं, अब पहले शोधा लेकिन किस बोलते हैं? पहले मुझे आज ये भी बताएं, किसको शहीद बोलते हैं? शहीद जो वतन के लिए कुर्बान होता है जी। कौन? कोई सियासी पार्टी का वर्कर वतन के लिए कुर्बान? आपकी राय नहीं साहब जी, क्या? आज दिन तक ना किसी पीर का राय साहब, कुर्बान हुआ है, ना राय सियासी साहब, वर्कर कुर्बान हुआ है। राय साहब, कोई माओ के बच्चे जो नौकरी करने जाते हैं वही कुर्बान हुए हैं। राय साहब, मैं एक मिनट, सॉरी राय साहब, मैं आपके नाजरीन से और आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप मुझे बताएं, इस वक्त जिन लोगों ने बेनजीर से या जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से खुदकुशी की है, किसी एक का नाम मुझे बता दें। कितने लोग शहीद हुए थे जब बेनजीर कराची में आई थी? उनमें से किसी एक का नाम बता दें। आपका पूरा मीडिया, आप सोशल मीडिया के बैठे हैं, आप सहाफ़ी हैं, मुझे एक नाम बता दें। नहीं पता आपको? नहीं जी, उस वक्त अखबारात में जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो आपने मैंने नाम देखा, बताया, लोगों छोड़ को है। आग लगाते हुए देखा, लेकिन उनका राइट, आपने बेनिफिट क्या है? उनमें आप से, बेनिफिट की बात कर रहे हैं। वो खुदकुशी, वो शहीद नहीं है, वो हराम मौत है, वो हराम है। जो लोग बेनजीर के काफिले के साथ शहीद हुए, आप मुझे उनका नाम बताएं, उनमें से किसी एक बंदे का नाम बताएं। मैं जानता हूँ जी, पिंडी में जब लियाकत बाग में वाकया हुआ तो एक नाम है जो मैं बड़ा जानता हूँ, क्योंकि उसी दिन मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा था असकर शाद साहब से, तो उस वक्त ये वाकया हुआ, मैं रेडियो पे लाइव प्रोग्राम कर रहा मैं था। पिंडी की तो बात ही नहीं की, मैं कराची की बात कर रहा कराची हूँ। का मुझे जीरो नॉलेज 80, है जी। 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे बेनजीर के साथ। मैं आपके कहने पे उन्हें शहीद कह देता हूँ। क्या उनमें से किसी का बेटा, किसी की बेटी एमएनए एमपीए बनी? उनमें से किसी का दरबार, किसी का मज़ार, किसी शहीद के नाम पे स्कूल बना? जिन्होंने जमहूरियत के लिए, बकौल आपके, जिन्होंने बेनज़ीर के लिए, जमहूरियत के लिए अपनी जान दी, उनमें से किसी का नाम है? किसी के, किसी ने जाके पूछा भी है कि भाई जमहूरियत के शहीदों, जमहूरियत के रखवालों, अपनी जान देने वालों की बच्चों, बेवाओं, यतीमों का हाल पूछने वाला कोई है? आज आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने कभी उनको कबीना का हिस्सा बनाया? उनमें से किसी एक शख्स के पास टिकट भी है? टिकट छोड़े, पार्लियामेंट छोड़े, कोई काउंसलर भी बना, कोई सिपाही भी भर्ती हुआ? ये सब ड्रामेबाजी है। पाकिस्तानी कौम इसी तरह रास्ता मतलब तो यही है कि कौम को शऊर किस तरह दिया जाए। कौम को तो लोग जो है वो अब एक रह गया, दारा रह गया, जो बचा कुचा पाक आर्मी उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा शऊर तो इकबाल कह के गया कि खुद ही को पहचान, पहचान तो सही, तू है कौन? खुदा ताला तुम्हें अशरफुल मखलूकात कहता है, दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिएशन चाहता है। ला तादाद, जिनकी तादाद का पता नहीं, उन फरिश्तों को हजरत आदम के सामने सजदे के लिए झुका देता है। खुद ही तो पहचान अपनी, खुद ही तो पहचान। तुम तो वही थे जिन्होंने 313 ने 1100 काफरीन को शिकस्त दी। अब वही तो हो जिन्होंने बदर में, जिन्होंने कभी मकाम खंदक में, जिन्होंने कभी करबला में हक के लिए जान दी। अब वही तो लोग हैं। आप उन्हीं खुलफा राशिदीन के दौर के लोग हो जो मस्जिद नबवी में पत्थर का सराहना लेकर खजूर के दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। तो जब शाह ईरान का नुमाइंदा उसके पास आया तो उसने कहा, ये वो उम्र है जिससे शाह ईरान भी डरता है, जिसने कैसरो किस्रा को हरा दिया।
खुद ही तो नहीं, हम नहीं पहचाने। रान साहब बड़ी बात है। रान साहब आपका बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा, हमारा टाइम भी ऊपर हो गया था, दूसरे साथी जो हैं वो अपने लाइन में हमारे थे। तो आज हमारा चूंकि ये मालूमाती प्रोग्राम था, ये मालूमाती प्रोग्राम हम करना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, कुछ अपने सामाइन को, नाजरीन को बताना भी चाहते थे। आखिर में 1 मिनट आप क्या कहेंगे? देखें, ये वतन हमारा है। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के लिए बड़ी जानी दी। बड़ा मुश्किल से वतन मिलता है। जो बेवतने हैं, अब बर्मा के लोगों को देखो, मैंने बर्मा के लोगों को एक रोटी के लिए अपने बच्चों को भूखे मरते हुए देखा है। मैंने फ़लस्तीन में उठते हुए जनाजों को देखा है। फ़लस्तीन की माँ को, फ़लस्तीन के लोगों को ये समझ नहीं आती कि वो किस गम पे रोएं। इस गम पे रोएं कि उनका 4 साल बच्चा शहीद हो गया। इस गम पे रोएं कि उनकी 17 साल बच्ची को इसराइली उठा के ले गए और उसके साथ रेप किया। वो इस गम पे रोएं कि उनका घर तबाह हो गया। क्या वो इस गम पे रोएं कि उनकी पूरी बस्ती तबाह होगी? क्या वो इस गम पे रोएं कि वो मारे जाएंगे? क्या वो इस गम पे रोएं कि वो फ़लस्तीनी हैं? उनके पास तो ये फैसला करने का इख्तियार भी नहीं है कि पहले वो किस चीज का काम बनाए। पाकिस्तानी कौमों, अगर आपने होश के नाखून नहीं ले, खुदा न खास्ता अगर आपने अपने अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं की, अगर आपने जुल्म को आगे बढ़कर नहीं रोका, तो आप उन्हीं जालिमीन में खड़े हो जाओगे जो जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं। आज फलस्तीन की बात है, बर्मा की बात है, कश्मीर की बात है, यमन की बात है, सीरिया की बात है, बोस्निया की बात है, चिचनिया की बात है, शाम की बात कर रहे हैं। इन पे जुल्म हो रहा है। कल आपका नंबर होगा। अगर आज आपने अपने हक के लिए खड़ा नहीं किए, इस वतन में करप्शन के खिलाफ आपको खड़ा होना आएगा, ना इंसाफी के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो कल खुदा न खास्ता आप भी इसी लाइन में खड़े होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा ताइंदा पाबिंदा रखे, आमीन। रान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामान्य नाजरीन के साथ शेयर किया। आइंदा किसी प्रोग्राम में दोबारा खुलकर बातें करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।